तो आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टडी क्लास 12th की पूरी किताब का निचोड़ करके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो आपके 2021 की इंटर की एग्जाम में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 से कंप्लीट आगे बढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी। लास्ट में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। वो हम लोगों की पहले वाली वीडियो होगी, मतलब कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो होगी जिसमें आंसर के साथ है, तो आप उसे बाद में देखिएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे चैप्टर 8 नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग, इससे आपको मात्र 5 ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 34 नंबर से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेके 33 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन, बजटरी नियंत्रण क्या है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो आंसर होगा बजटरी नियंत्रण। यह एक व्यवस्था है जिसमें नियंत्रण के उद्देश्य से बजटों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है? तो आंसर होगा ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नियोजन के अभाव में नियंत्रण करने के लिए कुछ नहीं होगा। आगे हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण के उद्देश्य बताइए। एक क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो आंसर होगा नियंत्रण के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। कौन कौन? तो पहला, नियोजन के अनुसार निष्पादन। नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य यह निश्चित करना है कि वास्तविक परिणाम इच्छित परिणामों के अनुरूप हो। दूसरा, साधनों का सही उपयोग। प्रत्येक संस्था के पास लक्ष्य प्राप्ति के लिए सीमित साधन होते हैं। नियंत्रण इन उपलब्ध साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए किया जाता है। तीसरा, हितों का एकीकरण। नियंत्रण संस्था के उद्देश्यों तथा कर्मचारियों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया जाता है। और चौथा, समन्वय व सहयोग। नियंत्रण का एक उद्देश्य सभी विभागों तथा कर्मचारियों के बीच समन्वय एवं सहयोग कायम करना है। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, बजटरी नियंत्रण के 3 लाभों को लिखिए। तो आंसर होगा बजटरी नियंत्रण के प्रमुख 3 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, भावी संभावनाओं पर पहले से ही विचार करना। बजट भावी व्यवसायियों क्रियाओं का एक पूर्व अनुमान होता है। इसमें जिन कठिनाइयों के आने की संभावना होती है उन पर पहले से ही विचार कर लिया जाता है। दूसरा देखिए, साधनों का सदुपयोग। बजटरी नियंत्रण से संस्था के आर्थिक साधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। श्रम सामग्री व मशीन आदि के प्रयोग में कुशलता आती है तथा अपव्ययों की संभावना कम हो जाती है। तीसरा, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। बजटरी नियंत्रण व्यवसाय के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। प्रबंध संचालक से लेकर पर्यवेक्षक तक को यह ज्ञात होता है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना है। व्यवसाय के उद्देश्य के स्पष्ट होने से कार्य के संचालन में कुशलता आती है। आगे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, जटिल या संकट बिंदु नियंत्रण संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। आंसर होगा जटिल या संकट बिंदु नियंत्रण। एक संगठन के प्रत्येक क्रिया पर निगरानी रखना ना तो यह अल्पव्ययी है और ना ही इतना आसान है कि सभी को नियंत्रित किया जा सके। नियंत्रण द्वारा उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अति जटिल है तथा संगठन की प्रगति में बाधक है। यही मुख्य परिणाम क्षेत्र जटिल बिंदु कहलाता है। यही मुख्य परिणाम क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जटिल बिंदु कहलाता है। और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 9 वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इस चैप्टर से हम लोगों को मात्र 4 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला हो जाएगा 39 नंबर, क्रियाओं का पैमाना अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को कैसे प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो आंसर होगा इकाई का आकार या पैमाना। व्यावसायिक इकाई का आकार या पैमाना भी अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करता है। बड़े आकार या पैमाने वाली व्यावसायिक इकाइयाँ जैसे रेलवे, वायुयान, पानी का जहाज, लोहा एवं इस्पात,
सार्वजनिक यातायात उपक्रम आदि में बड़ी मात्रा में अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत छोटे आकार यानी पैमाने वाली व्यावसायिक इकाइयों में कम मात्रा में अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40, विनियोग निर्णय से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो आंसर होगा, वित्तीय प्रबंधक को यह निर्णय लेना होता है कि व्यवसाय के पास जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध है उनका विनियोग कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए। इन साधनों की आवश्यकता नई उपक्रम को स्थापित करने, विद्यमान उपकरणों का विस्तार एवं अनुकरण करने के लिए पड़ती है। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, पूंजी संरचना से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन लगातार 3 बार पूछा जा चुका है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके 2021 की इंटर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा, पूंजी संरचना को पूंजी ढांचा भी कहते हैं। पूंजी ढांचे से आशय पूंजी के दीर्घकालीन साधनों के पारस्परिक अनुपात है। पूंजी ढांचा एक व्यापक शब्द है जिसमें समस्त दीर्घकालीन कोषों को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी ढांचे को निर्धारित करते समय, ठीक है, यानी पूंजी ढांचे को निर्धारित करते समय कंपनी के प्रवर्तकों को इस बात का निर्णय लेना पड़ता है कि स्वामित्व पूंजी तथा ऋण पूंजी का अनुपात क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42, अस्थायी पूंजी की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो आंसर होगा, पहला विशेषता, व्यावसायिक क्रियाओं का फैलाव। व्यावसायिक क्रियाओं का फैलाव जितना अधिक होता है उतना ही अधिक अस्थायी पूंजी की जरूरत होती है। दूसरा, व्यवसाय की प्रकृति। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति प्रायः 2 प्रकार की होती है, निर्माण व्यवसाय व व्यापारिक व्यवसाय है। तीसरा देखिए, अस्थायी संपत्तियों की किराए पर उपलब्धि। कभी कभी कुछ व्यावसायिक संस्थाएं अस्थायी संपत्तियों को किराया पर लेना पसंद करती है। यदि वांछित संपत्तियां किराए पर उपलब्ध हो जाए तो ऐसे संस्थाओं को कम अस्थायी पूंजी की जरूरत होती है, मतलब कि कम अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 10, वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट। इससे आपको मात्र 2 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो देखिए कौन कौन से 2। 43 नंबर, NSEI को मॉडल एक्सचेंज क्यों कहा जाता है। तो आंसर होगा, राष्ट्रीय स्कंद विपणन अपनी तरह का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इन पर प्रतिभूतियों के व्यवहार के पद्धति अत्यंत कुशल एवं पारदर्शी है, इसलिए हम इसे मॉडल एक्सचेंज भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, सेबी के क्या उद्देश्य हैं। तो आंसर होगा, सेबी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य, निवेशकों के अभाव में पूंजी बाजार अर्थहीन है, अतः सेबी का प्रथम उद्देश्य निवेशकों के सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा, सेबी का दूसरा उद्देश्य जनता की बचतों को लगातार पूंजी की ओर आकर्षित करना है। तीसरा, पूंजी बाजार पर नियंत्रण करने के लिए दलालों तथा अन्य मध्यस्थों एवं क्रियाओं पर नजर रखना जरूरी है, इसलिए सेबी की आवश्यकता यानी सेबी की स्थापना जरूरी थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का चैप्टर 11, विपणन यानी मार्केटिंग। इससे आपको मात्र 4 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन नंबर 45, विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के बीच कोई 2 अंतर बताइए। तो आंसर होगा, विज्ञापन। पहला अंतर, विज्ञापन अव्यक्तिगत होता है। दूसरा, विज्ञापन का क्षेत्र व्यापक होता है। अब देखिए व्यक्तिगत विक्रय में व्यक्तिगत विक्रय व्यक्तिगत होता है और दूसरा व्यक्तिगत विक्रय का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, विक्रय संवर्धन विज्ञापन को प्रभावी बनाता है कैसे। तो आंसर होगा, विक्रय संवर्धन के माध्यम से एक बार उपभोक्ता के पास जब किसी वस्तु के नमूने पहुंच जाते हैं तो वो उसी उत्पाद के विज्ञापन का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे 46 नंबर क्वेश्चन, लेबलों के विभिन्न प्रकार क्या है। तो आंसर होगा, लेबलों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है। पहला, ब्रांड लेबल, दूसरा वर्ग लेबल और तीसरा विवरणात्मक लेबल यानी 3 लेबल। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, विपणन मिश्रण की क्या विचारधारा है। तो आंसर होगा, विभिन्न विपणन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बनाई गई नीतियों के योगदान को विपणन मिश्रण कहते हैं। फिलिप कोटलर के अनुसार एक फर्म का लक्ष्य विपणन करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था ढूंढना है, यह व्यवस्था विपणन मिश्रण कहलाती है। नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 12, उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इससे आपको 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, एक उपभोक्ता के लिए चुनने का अधिकार से क्या तात्पर्य है। तो आंसर होगा,
इसका अभिप्राय उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में से अपनी पसंद की वस्तु अथवा सेवा क्रय करने के लिए अधिकार से है। आगे हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, एक उपभोक्ता को सूचना प्राप्ति के अधिकार से आपका क्या तात्पर्य है। यह भी क्वेश्चन 2018 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो आंसर होगा यानी उत्तर, सूचना प्राप्ति के अधिकार से हमारा तात्पर्य है कि उपभोक्ता को वही समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए जिनके आधार पर वह वस्तु अथवा सेवा को क्रय करने का निर्णय लेता है। आगे देखिए हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कौन शिकायत दर्ज करा सकता है। यह भी क्वेश्चन 2018 के इंटर के एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर, इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत एक उपभोक्ता, एक मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ, राज्य एवं केंद्रीय सरकार शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, अनुचित व्यापार व्यवहार से आपका क्या आशय है। तो आंसर होगा, अनुचित व्यापार व्यवहार से हमारा आशय किसी ऐसे व्यापारिक व्यवहार से है जिसे किसी वस्तु के विक्रय, उपयोग या पूर्ति या किसी सेवा की उपलब्धि के संवर्धन के लिए कोई समूह अनुचित या कपटमय व्यवहार को अपनाया जाता है। आगे देखिए हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, सुनवाई के अधिकार का एक उपभोक्ता के लिए क्या अर्थ है। तो आंसर होगा, सुनवाई के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार 3 स्तरीय तत्व का अभिप्राय है। आंसर होगा, उपभोक्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए 3 स्तरीय न्यायिक तत्व, पहला जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य फोरम और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए चैप्टर 13 यानी 13, उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इससे आपको मात्र एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। 55 नंबर क्वेश्चन, उद्यमिता को सृजनशील क्रियाकलाप क्यों समझा जाता है। तो आंसर होगा, उद्यमिता की प्रकृति रचनात्मक होती है। व्यवसाय परिवर्तन, संगठन एवं प्रबंध में सदा रचनात्मक चिंतन द्वारा कार्य संस्कृति एवं गुणवत्ता वृद्धि का सतत सार्थक प्रयास किया जाता है। इसलिए शुम्पीटर ने कहा है, उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है। रचनात्मक चिंतन सदैव सकारात्मक, मौलिक एवं व्यावहारिक विचारों की क्रियान्वयन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और हमने आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए।